द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ जो सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं उसका अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। और पहला पोर्शन जो है ये हिंदी का है और उसके 1 से 5 प्रश्न जो देखने के लिए आपको मिलेंगे ये काव्यांश से लिया गया है। आपके लोग के समक्ष ये सामने जो है स्क्रीन पे काव्यांश लिखा गया है, इसको आप लोग आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये भी पढ़ लिए होंगे और चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन। इसमें जो कवि ने इसको सब मतलब इस वाक्य को क्यों कहा है यही बताना है इसमें। चलिए आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कमेंट करके आप लोग आंसर को देते रहेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि ने ऐसा कहा है कि कायर मनुष्य का जीवन जो होता है ये व्यर्थ होता है। काव्यांश आप लोग जब पढ़े होंगे तो आपको दिखा होगा ये, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में है कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे काव्यांश आप लोग अवश्य ही पढ़ा करें। चलिए देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ऑप्शन दूसरे नंबर प्रश्न का, तो सी ऑप्शन अगर देखिए रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सेकंड नंबर के बाद चलते हैं थर्ड में। तीसरे प्रश्न पे इसमें है कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। आदर्शवादी है, समझौतावादी है, खून पसीना बहाकर, फिर यह रुकावटों को ठोकर मारना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये समझौतावादी, जो ऑप्शन बी नंबर में लिखा गया है समझौतावादी, यही जो है कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ है इसका, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझौतावादी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पंक्ति में कायर का अर्थ क्या होता है। सहज होता है, समझौतावादी होता है, चालाक होता है या फिर दुष्ट होता है। चलिए बहुत अच्छे, कमेंट करके आप लोग ऐसे ही आंसर को बनाते रहें। चौथे नंबर का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, समझौतावादी इसका सही हो जाएगा, ठीक। कायर का अर्थ समझौतावादी होता है। इसी के बाद चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर में है पाहन शब्द का पर्यायवाची बताना है। पाहन का शब्द में है मान होता है, पैर होता है, पत्थर होता है या फिर पर्वत होता है। चलिए याद करते रहिए आप लोग। विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब एक प्रश्न या दो प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट में, और परीक्षाओं में भी ये अनिवार्य रूप से आते हैं। तो आप लोग इसको जो है पढ़ते रहिए। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, 5वें नंबर का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पाहन का पर्यायवाची पत्थर होता है, ठीक। पत्थर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर में है कौन स्वर नहीं है। चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आ है, ऊ है, ए है और या है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो अगर बात करते हैं स्वर की, तो स्वर जो होते हैं वो छोटा आ से लेकर के आय तक स्वर होते हैं, ठीक। जैसे ए आ ई ऊ ओ आओ, ए आए स्वर हैं। बाकी सभी जो हैं वो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं डी ऑप्शन, तो ये व्यंजन शब्द के अंतर्गत आएगा। और वो भी अगर बात करते हैं कौन सा व्यंजन है, तो अनुनासिक व्यंजन है, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उनमें एक किस प्रकार का शब्द है। तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर आगत है। 7वें प्रश्न का ऑप्शन बताना है आप लोग को। तो यहाँ पे उन्मेष जो लिखा गया है ये तद्भव शब्द है, ठीक। ध्यान रखिएगा, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है ज्ञ। ये ज्ञ शब्द जो लिखा गया है ये किन 2 वर्णों के संयोग से बना है। ये एक जो है यौगिक व्यंजन है, ये भी जानते हैं। तो ये किन 2 शब्दों से मिलकर, वर्णों से मिलकर बना है। शब्द नहीं कहेंगे, वर्ण कहेंगे, ठीक। तो चलिए बताइए पहला ऑप्शन होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ये ज और ञ से मिलकर बनता है, बट ज के नीचे ये जो लाइन खींची गई है इसको हलंत कहते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये लिखना जरूरी है, ठीक। चलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है। पारिजात है, कल्पत्रु है,
या फिर देववृक्ष या ये सभी हैं। कल्पवृक्ष का पर्यायवाची जो होगा ये सभी हो जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा जो भी है ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रसारण का विलोम शब्द बताना है। प्रसारण का मतलब होता है विस्तार, जैसे कि प्रदर्शन करना, आरक्षण, फिर संकुचन या फिर संदर्शन। 10वीं का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए प्रसारण का मतलब होता है फैलाना, बट सी ऑप्शन अगर देखते हैं आकुंचन जो लिखा गया है, अच्छा यहाँ पे आकुंचन लिखा गया है जो सी ऑप्शन में, ये इसका शॉर्टकट होगा, मतलब इकट्ठा करना होगा, ठीक। तो ये इसका विलोम शब्द सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है छंद से संबंधित गणों की जो है सही व्याख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है या 10 है? एक मिनट, यहाँ पे गणों की संख्या पूछा गया है, व्याख्या हमने गलत उच्चारण किया था। यहाँ पे देखिए गणों की संख्या पूछा गया है, ठीक। कितनी होती है? 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 10 होती है, ठीक। चलिए बताइए आप लोग कि जो है गणों की छंद में जो गणे होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन 8 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। ध्यान रखिएगा गणों की संख्या छंदों में जो संबंधित होते हैं वो 8 होते हैं। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताना है। शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना या फिर दरिया दिल होना। 12वीं का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे 12वीं का अगर बात करते हैं आंसर की, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अकारण प्रिय होना ही नाक का बाल होना ऑप्शन मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न में है बहिर्मुखी शब्द से कौन सा उपसर्ग होगा? तो बहिर्मुखी जो शब्द लिखा गया है इसमें उपसर्ग बताना है। वही है, वहिष है या फिर वही है। 13वां का पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये शब्द जो है इसका उपसर्ग होगा, ठीक। चलिए पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न में है शब्दों में से अव्ययी समास का चयन करना है। पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। तो जिस शब्द का पहला पद या शब्द जो होता है वो अव्यय तथा प्रधान हो तो उसी को ही अव्ययी भाव समास कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग बी ऑप्शन को, तो यहाँ पे आ जो शब्द लिखा गया है यह अव्यय है और जीवन में जुड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आजीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न में है पौधन अन्न का संधि युक्त करने पर क्या रूप बनेगा? पौन बनेगा, पाउन बनेगा, पौन बनेगा या फिर पाचन बनेगा? बताइए ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? तो 15वें में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाव प्लस अन्न को यदि जोड़ते हैं तो पावन बन जाता है, ठीक। चलिए बहुत अच्छा, बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। और ये पोर्शन ऑप्शन इसका संस्कृत से ले गए हैं। आप लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे, आप लोग का कमेंट हमें मिला है, हम इसके ऑप्शन को बता देंगे, ठीक। आप लोग जो है देख लीजिएगा, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ, अगले पृष्ठ की तरफ। तो इसको भी पढ़ लिए होंगे, यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न अगर 16 नंबर की बात करते हैं तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 17 पे चलते हैं। 17वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो सही होगा इसमें पहला ही राइट आंसर होगा। गद्यांश पढ़े ही हैं आप लोग, मिलान कर लीजिएगा। 18वें की बात करते हैं, इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ 19 नंबर पे चलते हैं। 19 नंबर में भी पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद 20 नंबर पे बढ़ते हैं, तो 20वां नंबर में भी ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। उसके बाद 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर का पहला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर पे चलते हैं। 22 नंबर में डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक मिनट 21 में कौन सा बताया गया है? 21 में जो सही होगा वो डी सही होगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। बालिका चौरात विभेति, ठीक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत हो गया था, थोड़ा ध्यान रखिए, सही कर लीजिएगा उसको। 22 नंबर में जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 6। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 24 नंबर पे, तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
संस्कृतम में सम जो है उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, चलिए 25 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो इंग्लिश से लिया गया है और इसमें जो है 26 से लेकर के 30 प्रश्न जो देखने के लिए आपको मिलेगा ये पैराग्राफ से लिया गया है। पैराग्राफ्स आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आंसर को बनाएंगे। चलिए पढ़ लीजिए आराम से, उम्मीद है इसको पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे। संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में सभी में एक एक पैराग्राफ्स आपको देखने के लिए मिलेगा परीक्षाओं में, तो इससे बचने की कोशिश बिल्कुल ना करें, अन्यथा ये जो है जो आपका 4 से 5 नंबर दिलाने में सफल होता है ये आपका जो है छूट जाएगा। ठीक, इसलिए इससे जो है लापरवाही न बरतें और इसको पढ़ने के बाद आंसर को बनाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों पे। चलिए देखते हैं, बहुत बड़ा ये पैराग्राफ्स हैं, पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िएगा। यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं वीडियो को रो करके आराम से पढ़िएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर जो सही होगा वो इसका देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पढ़िएगा, क्वेश्चन आप लोग पढ़ें, उसके बाद आंसर मिलान कर लीजिएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चलिए 27 नंबर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक, सी ऑप्शन 27 का भी राइट आंसर होगा, मिलान कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पैसेज का है ये क्वेश्चन आंसर, 30 नंबर तक पैसेज का ही ऑप्शन या क्वेश्चन आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 1 मिनट क्या हो रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो इसका पहला ही ऑप्शन अयंगर सोल्जर, ठीक, सोल्जर सही होगा। ठीक, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा 29 का। 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30वें प्रश्न में है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर। अब यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल जो है प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ग्रामर का। तो 31 नंबर की तरफ अगर देखते हैं तो प्रश्नों को पढ़ा जाए तो यहाँ पे 2 खाली स्थान है और यहीं पे खाली स्थान को भरना है। कौन सा ऑप्शन सही सटीक जो है इसमें भरा जाएगा, तो आप 31 नंबर का ऑप्शन पहला ही भरा जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसी के साथ 32 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं तो इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको ढूंढना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन आपको दिख रहा है, कमेंट करके बताइए कौन सा सेंटेंस जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ देखिए, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 33 नंबर की तरफ। और 33 नंबर में है ईडियम्स मीनिंग्स बताना है। ईडियम फ्रेज का है ये, टू बक्कल डाउन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए ईडियम को बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। वर्क्स सीरियसली जो है राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 34 नंबर की तरफ। और 34 नंबर का ऑप्शन जो है इसमें एक कवि का नाम बताना है जिसको स्टॉपिंग बाय, 1 मिनट क्या हो रहा है ये, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए सनी और इवनिंग, ये इसका लेखक कौन है ये बताना है। 34 नंबर का जो सही होगा पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 35 नंबर की तरफ। 35वें नंबर पे देखते हैं 35 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा वो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है एंजॉयड, इसका कौन सा ये वर्ब है ये बताना है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ट्रांजिटिव वर्ब है। बढ़ते हैं 36 नंबर की तरफ। 36 नंबर में है वर्कैब से लिया गया है, तो यहाँ पे 36 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। सब सही है इसमें। ठीक, तो चलिए इसी के साथ 37 नंबर पे बढ़ते हैं। और 37 नंबर में है पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल वर्ड, तो इसमें जो गलत है शब्द, स्पेलिंग जिसका गलत है उसको ढूंढना है 37 नंबर में। तो बी ऑप्शन इसका गलत आंसर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक, तो सारे बाकी सही हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 38 नंबर की तरफ। 38 नंबर में चलिए देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका 38 का, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 39 नंबर की तरफ। चलिए, दिख रहा होगा, उम्मीद है हमें कि आपको इस जो है ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, मिलान कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ और अगला प्रश्न है 40 नंबर। तो इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, वर्टिकल ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। ठीक, मिलान कर लिए होंगे आप लोग और प्रश्नों को पढ़ के आंसर से हमारे साथ मिलान कर लीजिएगा। बढ़ते हैं विज्ञान की तरफ। विज्ञान का प्रश्न जो है पहला प्रश्न इसमें यानी 41 नंबर का प्रश्न है, तापमान के बारे में क्या सच नहीं है। चलिए ऑप्शन पहले देखते हैं, तब फिर देखते हैं क्या सच नहीं है इसमें। चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए इसको और ऑप्शन जो है देने का प्रयास करिए। देखिए ऑप्शन बी अगर देख रहे होंगे तो यह SI इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, ये जो है सच नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये केल्विन में मापा जाता है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है 41 नंबर का भी राइट आंसर होगा। सेल्सियस में नाप करके किस में मापते हैं, तापमान को केल्विन में मापते हैं, ठीक, जिसका जो है सिग्नेचर क्या कहते हैं संकेत के होता है, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ सच नहीं पूछा गया था, बाकी सभी जो है सही है। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी किसे निर्देशित करती है, ये बताना है आपको, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 42 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। ये सहनशीलता स्तर जिसको प्रतिरोधी क्षमता का स्तर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर, ए सही हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं 43 की तरफ और 43 में उल्लू पूर्ण अंधकार में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। चलिए बताइए ऐसा क्यों होता है। अंधेरे में जो हमारे ये क्या कहते हैं चमगादड़ होते हैं इनको भी दिखाई देता है और यही कारण से उल्लू भी देख पाते हैं। तो चलिए अगर कारण पता होगा तो आप लोग ऑप्शन को सटीक आंसर बता पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अंधकार में जो स्पष्ट देख पाते हैं उल्लू, उसका ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राड के साथ उनकी बड़ी बड़ी आँखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उनकी जो है द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो किस चीज़ का उपयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और कमेंट करके आंसर बताइए। तो सल्फर डाइऑक्साइड को नियंत्रित करना है अगर तो कम सल्फर वाले ईंधन से ही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर के बाद 45 नंबर पे चलते हैं। इसमें है वाहन किस हानिकारक यौगिक का उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, धुआं का या फिर सभी का। मालूम ही हो गया होगा ऑप्शन कौन सा इसका राइट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये सभी जो है इसके अंतर्गत ए बी सी जो है सभी आ जाएंगे, तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 45 नंबर के बाद चलते हैं 46 नंबर की तरफ। 46 नंबर में है पूर्व USSR की कार्नोबिल नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना जिसमें रेडियो नाभिकों का वातावरण में रिसाव हो गया था वो किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 1979, 1980, 84 या फिर 86। तो ये जो दुर्घटना हुई थी ये यूक्रेन में हुई थी, शायद आप लोग को मालूम होगा। तो ये यूक्रेन में है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कार्नोबिल नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना 1986 में हुई थी। वहीं पे बात करते हैं ऑप्शन सी 1984 में। तो अपने यहाँ जो है भोपाल त्रसदी गैस दुर्घटना के नाम से जाना जाता है जो कि 1984 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 1986। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाइपरप्लासिया क्या है। हाइपरप्लासिया किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि हाइपरप्लासिया जो है कहलाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोशिकाओं में अनियंत्रित या असामान्य वृद्धि होने लगती है तो उसी को
प्लासिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है पहला ही राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 48 नंबर पे। 48वां प्रश्न देखते हैं। तो इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित क्या होता है? लोहा होता है, जिंक होता है, कोबाल्ट होता है या मैग्नीशियम होता है? सॉरी माफ कीजिए, मैग्नीज है ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है वो जिंक होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा जिंक। बढ़ते हैं 49 नंबर की तरफ। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा या फिर पीनियल ग्रंथि के द्वारा? अगला डी है ऑप्शन थायराइड्स ग्रंथि के द्वारा। तो 49 नंबर में अगर बात करते हैं शरीर के तापमान के नियंत्रण की, तो ये नियंत्रण जो करता है जिसमें स्नेह, भूख, प्यास ये सभी को जो नियंत्रित करता है ये आपका बी ऑप्शन हाइपोथैलेमस होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही हमारे आंतरिक ताप को जो है नियंत्रित करके रखता है। ठीक, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ 50 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। तो साइकान, जिसको स्काइफा के नाम से भी जाना जाता है, स्पोजिला जिसको मीठा जल स्पंजर भी कहते हैं, और वहीं पे यूस्पोंजिया जिसको बाध्य स्पंज कहा जाता है, किस संघ के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं ये? तो ये जो है पारिफेरा नाम के उदाहरण से संघ के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के अंतर्गत ये सभी आएंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होने के साथ ये साइंस आपका खत्म हो गया। ये अगला पोर्शन जो है ये मैथ का पोर्शन है, और मैथ के पोर्शन को आप लोग हमारे साथ अगर सॉल्व कर रहे होंगे प्रैक्टिस सेट तो जानते ही होंगे ये स्किप कर दिया जाता है। और अगर इसको आप लोग को सॉल्व करना है गणित के प्रश्नों को, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ से आपको ये इसका PDF जो है मिल जाएगा, और आराम से जब सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे सुबह सर के द्वारा इस क्लास को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। एक बार पुनः बताते देते हैं इसके PDF को। पूरी 150 प्रश्नों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर मिल जाएगा, वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला पोर्शन जो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का है। इसका पहला प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित है? मुगल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या इनमें से कोई नहीं? तो अच्छा प्रश्न है। तो सम्राट अशोक जो है ये किस वंश से संबंधित है ये बताना है। 71 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? और ये बात करते हैं तो ये सम्राट अशोक जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र तथा पुत्र किसके से? तो पुत्र जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आप सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मौर्य वंश से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर उनके शासन के तिथिक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इसमें। तो पहला है रजिया सुल्तान, उसके बाद बलबन है, इल्तुतमिश है, फिर नसीरुद्दीन है। तो चलिए इसको शासन काल के साइड से जो है पहले किसका शासन रहा उसी प्रकार से व्यवस्थित करना है क्रम से। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबसे पहले इल्तुतमिश देखते हैं। ठीक, तो इल्तुतमिश जो है पहला ही राइट आंसर होगा। उसके बाद जो है रजिया सुल्तान आई थी, 1 नंबर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ये होगा, उसके बाद तीसरे पे चले जाएंगे नसरुद्दीन, उसके बाद फिर बलबन। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। चलिए मिलान कर लीजिए, यानी कि 3 1, उसके बाद फिर 3 1 4 2। 1 मिनट, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 1 4 2। तो देखिए डी ऑप्शन इसका दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुभारंभ जो हुआ था वो 28 जुलाई 1914 को जो है हो गया था, और इसमें जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग को पहले यही मालूम रहा होगा कि 1918 में तो समाप्त हो गया था, लेकिन अब डेट भी आपको थोड़ा डीपली प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 11 नवंबर ये दिन और महीना भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगर शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत जो हुआ था वो 18 जुलाई और 1914 से शुरू हो गया था प्रथम विश्व युद्ध। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार में आम्रपाली का क्षेत्र कौन सा था?
अंग था, मगध था, वैशाली था या फिर मुंगेर था? अच्छा प्रश्न है। तो ये प्राचीन काल के बाद समय की बात यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें जो आम्रपाली का क्षेत्र था वो वैशाली था। ठीक, वैशाली की ही रहने वाली नगर वधु वो थी। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी वैशाली राइट आंसर होगा। वैशाली सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो पढ़ते ही चले आ रहे हैं, समुद्र जो है सबसे अधिक यहीं पे पारिस्थितिक तंत्र फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला सामुद्रिक सही हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है, कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? किंशासा है, खार्तूम है, नौरोबी है या फिर अदीस अबाबा? तो नील नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे खार्तूम ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं। और इसकी राजधानी जो है ये सूडान की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। खार्तूम जो है किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सेशल्स कहाँ स्थित है? तो सेशल्स हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर हिंद महासागर दूसरा ही ऑप्शन राइट आंसर होगा बी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, सांसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? थोड़ा कट रहा होगा, छोटा कर देते हैं जिससे कि सब बराबर दिखे आप लोग को। तो सांसद किसके बिना काम नहीं कर सकती ये बताना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक, अन्यथा आप लोग प्रश्नों को ऐसे ही गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो संसद जो होता है ये सदस्य के बिना कार्य नहीं कर सकती, संसद में सदस्य होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि संसद के बिना। ठीक, तो बिना संसद के कैसे जो है संसद काम करेगी? ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए थे? 1996, 1997, 1998 या 1999? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संसद के चुनाव इस वर्ष में नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो डी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? चलिए, जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिक वृद्धि है या फिर आत्मनिर्भरता है, रोजगार उत्पन्न करना है? 80 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। नहीं को, ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान रखना है। नहीं शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा जनसंख्या वृद्धि ही इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन पहला सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न कौशल शिक्षण से लिया गया है। इसका पहला प्रश्न है, जब एक मिनट ऑप्शन भी साथ साथ देखते हैं, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा कि? चलिए देखते हैं क्या बेहतर होता है इसके लिए। जब सामाजिक योजनाएं जो हैं, सामाजिक शोध के लिए योजना बनाई जाती हैं, तो 81 नंबर का ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं, पहला ही ऑप्शन अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना ही जो है इसकी योजना के लिए बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं 82 नंबर की तरफ। तो इसमें सैम्पलिंग केसेस का आशय क्या होगा? 82 नंबर में सैम्पलिंग केसेस का तात्पर्य है कि लोगों जो है समाचार पत्रों, टेलीविज़न कार्यक्रम आदि की सैंपलिंग से ही जिसका उपयोग शोध योजना निर्माण आदि किया जा सके। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम ऑप्शन नंबर डी, तो यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो प्रयोगात्मक विधि के संदर्भ में असत्य को ढूंढना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कमेंट करके आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन अगर देखते होंगे तो प्रयोगात्मक एक उपयोगी विधि मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मात्र जो लग गया है यही इस प्रश्न को जो है गलत कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विचार गोष्ठी के अंतर्गत किसी सत्र विशेष के अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? 84
नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन, दूसरा, तीसरा सही होगा, तो तीनों ऑप्शन तो सही नहीं होगा, तो यह एक ऑप्शन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 85 नंबर की तरफ। 85 नंबर में है एक चर नियम के जन्मदाता कौन है। एक चर नियम किसने दिया है ये बताना है। जेम्स मिल के द्वारा दिया गया है, थॉमस हॉब के द्वारा दिया गया है, या फिर विलियम्स कांट के द्वारा, फिर अगला जॉन ड्यूबी के द्वारा। 85 नंबर का पहला ही ऑप्शन ये जेम्स मिल के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता औचित्य का आधार क्या होना चाहिए। चलिए 1 मिनट थोड़ा छोटा कर दें जिससे कि ऑप्शन भी आप लोग को स्पष्ट दिखे, पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों का प्रभावी ढंग से लाना ही इसका उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको 4 जो है वाक्य दिए गए हैं और नीचे जो है ऑप्शन लिखे गए हैं। पहले वाक्य को 1 मिनट साथ साथ देख लेते हैं, थोड़ा समस्या हो सकती है आप लोग को, छोटा करने पर शायद दिखे ना, तो अपनी क्वालिटी को थोड़ा उच्च कर लीजिएगा तो स्पष्ट दिखेगा, ठीक। 87 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में जो निम्नलिखित कथन सही हैं उस पर आपको चर्चा करनी है, ठीक। चलिए पहला है वह संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। अगला है वह विद्यार्थियों की अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं। अगला तीसरा नंबर है वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। चौथे नंबर की बात करते हैं, तो चौथा नंबर में है वे रट कर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। तो चलिए कूटनीति का प्रश्न है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा सही होगा। डी में सभी है, सभी सही हैं, तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। तो 87 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, बट चौथा ऑप्शन सही नहीं है। जहाँ पे रटने की बात आती है ये प्रश्न को गलत कर देता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये जो है रटना शब्द सबसे गलत है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 88 नंबर की तरफ, और इसमें 88वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है सीखने के लिए आकलन का ध्यान है सिवाय एक की छोड़ करके। पहला ही ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं ही जो है सीखने के लिए आकलन का ध्यान है सिवाय इसके, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये नहीं शामिल होगा, बाकी सभी शामिल हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसका तात्पर्य यह है कि ये गलत है, ऑप्शन पहला, ठीक। हाँ चलिए पहले ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में संबंध रखता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ऑप्शन आपको डी दिख रहा होगा, यानी UEPA, ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटेड, इसका फुल फॉर्म है, ठीक। यही जो है शिक्षा नीति योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान कार्य में संलग्न संगठन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें है आप अध्ययन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं क्योंकि, तो चलिए देखते हैं क्यों इसको अपनाना चाहते हैं। ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में ही आपकी रुचि पढ़ने लिखने में रही है, तब इसलिए इसको अपनाना चाहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का। इसमें पूछा गया है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है का तात्पर्य गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताना है। चलिए देखिए यहाँ नहीं दिख रहा होगा, आप लोग को छोटा कर देते हैं जिससे कि ऑप्शन आपको स्पष्ट दिखे। चलिए 91 में ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें देखिए विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, सही बात है, ये उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यही कथन सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। बी ऑप्शन सही होने के साथ 92 की तरफ चलते हैं। इसमें है कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। 92 नंबर में पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। दल समूह में रहने की अवस्था जो होगी ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है, बाकी सभी इसमें ऑप्शन राइट हैं, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चलिए 93 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के
उपयुक्त नहीं है। प्रश्न और आंसर थोड़ा बड़े बड़े हैं ऑप्शन, इसलिए छोटा करना पड़ रहा है। आप लोग अगर नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मोबाइल की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, स्पष्ट दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए 93 नंबर का ऑप्शन बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। तो विकासात्मक कार्य जो उत्तर वाली अवस्था में उपयुक्त नहीं है इसको पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना ही इसका उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, बाकी सभी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 94 नंबर के प्रश्नों की तरफ। इसमें पूछा है विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ क्या है, सभी लोग को मालूम ही है कि विकास का अर्थ परिपक्वता एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला ही होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 95 नंबर पे। 95 खिलौनों की आयु पूछा गया है। इजी प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग आंसर बताएं। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को, या फिर शैशवावस्था को, या इनमें से सभी को कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 96 नंबर की तरफ। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस अवस्था तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, या फिर द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। तो बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के सभी तत्वों के जो परिवर्तन समझने लगते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, उसका कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितनी संख्या है, कितना बड़ा है, ठीक, ये सभी जो है इसमें होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट का राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 97 की तरफ, और इसमें सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण सही है। 97 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। मित्रों के द्वारा उपहास ही सकारात्मक दंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, सामान्य परिपक्वन में पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या कहलाता है। 1 मिनट थोड़ा छोटा कर दें, चलिए, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। 98 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे लाभकारी हो या हानिकारक, यह जो है इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर अगर आपको डी दिख रहा होगा तो यही इसका राइट आंसर होगा। इसी में परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना ये होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा कथन जो है वो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। 99 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 100वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100 नंबर का प्रश्न जो है बहुत बड़ा है। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं आराम से। जैसे कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांत के बाद बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। चलिए देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न फूल, उसके बाद फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न। इसके साथ पहले ही ये प्रश्न जो है इसके पहले ही प्रैक्टिस सेट में शायद आपको देखने के लिए मिला रहा होगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है शास्त्रीय अनुबंधन का नियम है, और इसके नियम को जिन्होंने दिया है उनका नाम है मनोवैज्ञानिक का नाम है पावलोव नाम है। ठीक, इवान पावलोव उनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ सामान्य ज्ञान एवं जो है करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे आपको। थोड़ा तेज़ी के साथ इसको बताएंगे, ऑप्शन को हम बताते चलेंगे, आप लोग प्रश्न पढ़िए और नोटबुक में साथ साथ नोट करते चलिए। चलिए पहला प्रश्न है इसका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर की प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पे दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है। लेह, गुलमर्ग, मनाली या फिर श्रीनगर में। तो ये गुलमर्ग में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। गुलमर्ग जो है ये आपके
जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? यूसुफ पठान है, इमरान खान है, तो माफ़ कीजिए इरफान पठान है, रविंद्र जडेजा है या फिर सुरेश रैना है। 103। तो यूसुफ पठान के द्वारा संन्यास लेने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन या फिर भारत श्रीलंका के मध्य? तो ये भारत अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ है 16वां संस्करण, ध्यान रखिएगा। युद्धाभ्यास नाम है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के मध्य ये लड़ा गया था, चल रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये फिल्म जगत से इनका संबंध था। राजीव कपूर सभी लोग को मालूम है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है, 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया है? गजनबी नाम है, देख लीजिए, और वो भी सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसका नाम कौन सा है, किस देश के द्वारा ये जो है इसका परीक्षण किया गया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी, पाकिस्तान। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में है, कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुबई का ये जो है एयरपोर्ट है जो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है। इसमें इसका नाम है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये दुबई में स्थित है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है चैलेंज 1, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है चैलेंज 1। ये एक उपग्रह है और ये जो है किसी देश का पहला उपग्रह है। तो उस देश का नाम बताना है जिसने रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया है। तो इस देश का नाम है ट्यूनीशिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चैलेंज 1 जो है ट्यूनीशिया का एक उपग्रह है जो रूस के उपग्रह के साथ इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ट्यूनीशिया। इसी के साथ 109 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये यशस्विनी देसवाल के द्वारा जीता गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ 110 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। BBIN मोटर वाहन समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? भारत है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है। 110वें नंबर में ये म्यांमार देश शामिल नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? मेडागास्कर है, मॉरिशस है, नाइजीरिया है, कीनिया है। तो ये मॉरिशस है। ऑप्शन नंबर 20 का मॉरिशस राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया गया है। ये ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन वॉच और लॉन्च करने वाला भारत का कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या लद्दाख? 112 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये चंडीगढ़ बन गया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है, यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? पर्यावरण से, ऊर्जा से, शिक्षा से या फिर स्वास्थ्य से है? तो E9 पहल का संबंध जो है ये शिक्षा से है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। E9 एजुकेशन 9, ठीक। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन जिसका शॉर्टकट OPCW के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 1 मिनट थोड़ा छोटा कर दें, ऑप्शन दिख रहा होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गिरीश चंद्र मुर्मू को इसके जो है चुना गया है, ठीक। इसके लिए बाहरी लेखा परीक्षण के लिए इनको चुना गया है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका गिरीश चंद्र मुर्मू राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना है? ब्राज़ील, कतर, उत्तर कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया? तो किंग
युंग जुंग के द्वारा इसमें से बाहर निकल गया था। ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर कोरिया का तानाशाह है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया था? 116 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये इंडोनेशिया का एक जो है पनडुब्बी था जो गुम हो गया था और इसके खोजने के लिए ऑपरेशन तैमान को चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पे पूछ सकता है कि इंडोनेशिया का जो पनडुब्बी खो गया था उसके लिए, उसकी खोज के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन तैमान चलाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दोनों प्रकार से प्रश्नों को पूछ सकता है। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 117 नंबर की तरफ। 117 नंबर में है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? हानोई है जो वियतनाम का है। अगला है तिब्लिसी है जॉर्जिया का। काठमांडू, बाकू, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, तो 117 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तिब्लिसी ही जॉर्जिया, इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक आय किस राज्य की है? गोवा की है, महाराष्ट्र की है, गुजरात की है या केरल की है? तो यहाँ पे गोवा की जो है प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय दर्ज की गई है। भारत का ऑप्शन नंबर पहला ही गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक गरीबी दर किस राज्य में है? चलिए, गरीबी दर अभी तक सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पूछा गया था, अब गरीबी दर की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक गरीबी दर दर्ज की गई है। ठीक, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पूरे देश में निमोकोकल टीके लगाने की योजना है। यह टीका किसके विरुद्ध लगाया जाएगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। सिफिलिस है, निमोनिया है, मस्तिष्क शोथ है, या फिर सभी हो जाएंगे? तो यहाँ पे ये सभी के लिए टीका जो है इसके विरुद्ध लगाए जाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सभी सही हो जाएगा। इसी के साथ 121 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 122 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हुए निधन में सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, रोहित सरदाना। तो रोहित सरदाना आप लोग को मालूम है ये एक पत्रकार थे। ठीक, इसको बी से मिला देंगे, सॉरी पहले को दूसरे से मिला देंगे, उसके बाद फिर अगला जो है जगमोहन, एक मिनट ऑप्शन भी साथ साथ देख लेते हैं। रोहित सरदाना जो हैं ये आपके पत्रकार थे। ठीक, और उसके बाद जगमोहन मल्होत्रा जी जो थे ये थे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, इनको इससे चौथे से मिला देंगे। और उसके बाद पंडित देवव्रत चौधरी जो थे ये आपके वादक थे। ठीक, ये तीसरे को तीसरे से ही मिला देंगे, सितार वादक हैं ये, और ये इनको मिला देंगे शूटिंग से। ठीक, चलिए चंद्रो तोमर शूटिंग से। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन देख रहे हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा कर दें। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? ये देखो अपना देश श्रृंखला, चलिए देखते हैं। तो ये पर्यटन मंत्रालय के पहल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? 3000 वर्ष पुराना गोल्डन सिटी किस देश में खोजा गया है ये बताना है। 125 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मिस्र में खोजा गया है। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के 7 फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? एक मिनट देखते हैं। तो अभी देखे होंगे फरवरी में जो मनाया गया ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। ठीक, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये 21 फरवरी को जो है मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक,
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ। 27 नंबर में है फरवरी 2020 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो हंटर वाइडेन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा कर दिया है? जानवरों के लिए एम्बुलेंस चलाने वाला भारत का कौन सा राज्य है, ये बताना है। तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, 2020 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की बात किया गया है। तो यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान को जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखते हैं 130 को। तो पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहुबली ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? 130 नंबर प्रश्न में ये असम में किया गया है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। रीजनिंग का प्रश्न आ गया है और रीजनिंग के प्रश्न में आप लोग जानते हैं ऑप्शन को हम बताते हैं, आप लोग सॉल्व करके हमारे ऑप्शन से मिलान कर लीजिएगा, देखिएगा कौन सा सही है। ठीक, तो 131 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पे बीज सही होने के लिए बीज होना, पहले बीज होगा, इसको सार्थक क्रम में रखना है। तो पहले बीज, उसके बाद फिर पौधा, बीज से पौधा बनेगा, पौधे के बाद जो है कपास या रुई निकलेगी, उसके बाद जब रुई निकल जाएगी तो धागा बनेगा, धागा बनने के बाद फिर कपड़ा या कमीज बनेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 132 नंबर का प्रश्न। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 13 मीटर। इसको आप मिलान कर लीजिएगा, ये डिस्ट जो है दिशा परीक्षण का प्रश्न है। ठीक, चलिए 133 नंबर पे चलते हैं। 133 नंबर में ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को कुछ जो है उदाहरण दिए गए हैं, इसके क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। 133 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 20 आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सभी को जोड़ लिया गया है। ठीक, जैसे कि 5 3 8 7 15 कर दिया गया है, और यहाँ पे 4 2 6 और 6 12 कर दिया गया है। यहीं पे ऐसे इसको भी कर लेंगे, 7 4 11 9 20 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 134 नंबर का प्रश्न, और 134 नंबर प्रश्न में जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन इसमें पिट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर 135 पे चलते हैं। तो यहाँ पे लुप्त संख्या कौन सी है? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 यहाँ पे फिल किया जाएगा। ठीक, चलिए अगर चलिए बना लीजिएगा आप लोग। अगर चलिए बता ही देते हैं। तो यहाँ पे पहला अगर देख रहे होंगे पहली रो इसको, तो यहाँ पे इसका वर्ग किया गया है, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग, उसके बाद 1 का वर्ग। ठीक, तो ये 9 हो गया, ये 4 होगा, ये 1 हो गया, जोड़ दिया गया। फिर अगला जो किया गया है वही सेम किया गया है, यहाँ भी आप लोग सेम कर दीजिएगा। यहाँ पे इसका वर्ग कर दीजिएगा, इसका वर्ग कर दीजिएगा, इसका वर्ग कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, 50 यहाँ पे होगा। ठीक, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो लिया गया है ये कंप्यूटर से लिया गया है। तो यहाँ पे 136 नंबर का पहला ऑप्शन जो सिलिकॉन है वो क्या है? तो सिलिकॉन जो होता है ये सेमीकंडक्टर होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बी जो है इसका सेमीकंडक्टर बी राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ 37 नंबर पे चलते हैं। 137 को देखा जाए तो इसमें कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजतया बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? तो 137 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो सी ऑप्शन अगर देखते हैं, तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा से इसको समझा जा सकता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर के तरफ चलते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे, चलिए देखते हैं। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो होते थे उनको किस तरह से उपयोग करते थे ये बताना है। तो कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का जो है उपयोग इसमें होता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है इसमें विषम छांटना है, वाटर प्रिंटर है, डार्ट मैट्रिक्स है, या फिर इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पे अगर 39 नंबर में 139 में पहला देख रहे होंगे वाटर प्रिंटर, तो ये सबसे अलग है, बाकी सभी एक समान है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है डिस्क और टेप ड्राइव जो होते हैं मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो ये जो होते हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सेकेंडरी का तात्पर्य है इसको अलग से लगाया जा सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जो प्राथमिक होता है वो उसमें
स्वतः ही शामिल होते हैं। ठीक, जैसे हम लोग मोबाइल में चिप वगैरह लगाते हैं तो वो सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा, बट जो उसमें लगा होता है पहले से ही वो प्राथमिक के अंतर्गत आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन राइट आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसी के साथ अगला पोर्शन है कौशल, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि का। तो इसके पहले प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा लंबा लंबा प्रश्न है। चलिए, एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे बेहतर गुण कौन सा है? ऑप्शन आप लोग पढ़िए, उसके बाद बताइए ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा। 141 का अगर देख रहे होंगे डी ऑप्शन पढ़ने के बाद धैर्य और लगन, तो ये सबसे ऑप्शन सही हो जाएगा। यही एक प्राथमिक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। ठीक, डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 142 नंबर की तरफ। 142 नंबर में पूछा गया है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। अगर कोई बालक गलत प्रश्न पूछता है और आप एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, बच्चे को किसी प्रकार से डांटना मारना तो है ही नहीं। ठीक, पहला इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए 142 का ऑप्शन नंबर अगर सी देख रहे होंगे तो उदाहरण देकर गलती बताएंगे। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो किस चीज़ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए? तो उसकी जो है सभी प्रकार, जैसे बाल मनोविज्ञान की भी होनी चाहिए, बच्चों में समझने की प्रवृत्ति की भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी के मत की भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें जो आवश्यक होती है वो यह आवश्यक करती है बाल मनोविज्ञान का कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ 145 नंबर के प्रश्न को अगर देखते हैं तो एक मिनट थोड़ा छोटा कर दें जिससे कि ऑप्शन भी स्पष्ट दिखे। चलिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो किस प्रकार से ये शिक्षक की सहायता करता है, इसमें ये बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर पहला ही पढ़ते हैं तो देखते हैं, विद्यार्थियों के भिन्न जो है अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में ये जो है सहायता करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, 45 नंबर में पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, चलिए ऑप्शन सभी दिख रहा है कंप्लीट, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा 146 में। तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 147 नंबर को देखते हैं। 147 नंबर में है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कर सकते हैं? उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर, या फिर उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर के। 147 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? 45 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उस पर अधिक ध्यान देकर उसकी मदद कर सकते हैं, एक प्रतिभाशाली बालक की। ठीक, ध्यान रखिएगा, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की भूमिका क्या है? तो ज्ञान का संप्रेषण करना है, छात्रों को अनुशासन में रखना है, या फिर छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना है, या फिर इनमें से सभी। 148 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ये सभी जो है एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है, विद्यार्थियों को दिया जाने वाला परामर्श की सबसे अधिक उपयोगिता यह है कि वह किस प्रकार क्या कर सकता है या किस प्रकार से उसको लाभ होता है। तो चलिए 149 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही है, कमेंट करके आप लोग ऑप्शन को बताएं कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो 149 में अगर ऑप्शन पढ़े होंगे तो सी ऑप्शन, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब विद्यार्थियों को परामर्श सबसे अधिक दिया जाता है तो यह सबसे उपयोगी होती है कि उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न। तो अगर प्रश्न को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, व्यक्तित्व भिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो किस प्रकार से व्यक्तित्व भिन्नता होनी चाहिए, इसमें ये बताना है एक अध्यापक की जो होती है। चलिए देखते हैं प्रश्न ऑप्शन को, उसके बाद फिर क्या आंसर होगा देखते हैं उसके बाद। तो अगर ऑप्शन को पढ़ते हैं तो सी ऑप्शन देख रहे हैं
इसमें पहला भी ऑप्शन जो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास होना चाहिए, सही है। अगला है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश होनी चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो सही होगा नहीं, तो सी ऑप्शन देखिए लिखा है, उपरोक्त तो दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आप लोग बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न इसमें जो है सही हुए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं, धन्यवाद।